ये दोनों बहनें पिछले कई महीनों से सुनसान और बंजर रेगिस्तान में किसी से भाग रही हैं। इन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। इनके पास ना तो खाना है और ना ही पीने के लिए पानी बचा है। अब जो उस लड़की के साथ इसकी छोटी बहन होती है वो कमजोरी की हालत में बेहोश होकर गिर पड़ती है। तब उसकी बड़ी बहन उसे अपने कंधे पर उठाकर सफर जारी रखती है। हालांकि उसकी हालत भी बहुत खराब होती है। वो भी कमजोर है और उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। गर्मी और प्यास की वजह से इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। इन्हें दूर दूर तक पानी का कोई भी नामो निशान नहीं दिखता, क्योंकि अब गर्मियों का मौसम आ चुका होता है और झील तालाब सब कुछ सूख चुके हैं। लेकिन बड़ी बहन किसी तरह से सूखी हुई झील से पानी खोदकर निकालती है और अपनी बहन की प्यास बुझाती है। लेकिन चाहे इनके अंदर कितनी ही हिम्मत क्यों ना हो, सिर्फ पानी पीकर ही आगे का सफर तय नहीं कर सकते। कुछ ही दूर जाने के बाद बड़ी बहन, जिसने अपनी छोटी बहन को कंधे पर उठाकर रखा है, वो भी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। वो कई घंटों तक उसी जमीन पर उसी तरह से बेहोश पड़ी होती है। उसकी बहन भी बेहोश होती है। सुबह उसे एक चील की आवाज आती है और वो खड़ी होकर उस चील को देखना शुरू कर देती है। और अब उस परिंदे को देखने के बाद उस लड़की में हिम्मत आती है और वो अपनी बहन को उठाकर आगे बढ़ना शुरू कर देती है। अब इस लड़की में इस परिंदे को देखकर हिम्मत कैसे आई, ये हम जानेंगे कहानी की आखिर में। अब इसके बाद हम कहानी की शुरुआत का सीन देखते हैं, जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी। सीन शुरू होता है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के एक गाँव जिगालोंग से और वक्त होता है सन 1931 का। इस गाँव में कबायली लोग रहते हैं। पिछले 100 सालों से गोरे लोग इन कबायली लोगों को इनकी जमीन पर आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। और अब यहाँ पर एक कानून बना है जिसके हिसाब से जितने भी आदिवासी हैं, इन सब की जिंदगी पर गोरे लोगों का हक है। इन आदिवासियों का एक लीगल गार्डियन भी बनाया जाता है जिसका नाम एओ नेवल होता है। वो इन लोगों की जिंदगी को किसी भी तरह से कंट्रोल कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो हाफ कास्ट बच्चे होते हैं उनको भी। असल में हाफ कास्ट बच्चे उन्हें कहा जाता है जिनकी माँ आदिवासी होती है और बाप गोरे होते हैं। नेवल किसी भी वक्त किसी भी फैमिली से इन बच्चों को उठा सकता है। ऐसी ही एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मॉली है। इसकी उम्र अभी सिर्फ 14 साल है और ये अपनी माँ और अपनी नानी के साथ रहती है। इसका डैड अब इनके साथ नहीं रहता क्योंकि वो फेंस बनाने का काम करते हैं। दरअसल इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हजारों मील लंबी फेंस यानी कि तारों की दीवार बनाई जा रही है ताकि ईस्ट ऑस्ट्रेलिया से जितने भी खरगोश और दूसरे जानवर हैं वो वेस्ट की तरफ आने से रुक सकें, क्योंकि ये फसलों को खराब कर देते हैं। अब मॉली की कबीले में दिखाया जाता है कि उन्हें 2 पुलिस वाले देख रहे होते हैं। मॉली के साथ उसकी एक छोटी बहन भी होती है जिसकी उम्र सिर्फ 8 साल होती है और उसका नाम डेसी होता है। मॉली के एक 10 साल की कजिन भी है जिसका नाम ग्रेसी है। ये तीनों के तीनों हाफ कास्ट बच्चे हैं, यानी इनके डैड गोरे थे। वो 2 ऑफिसर्स इन्हें देखकर वहाँ से चले जाते हैं। पर जब ये बात नेवल को पता चलती है कि जिगालोंग गाँव में 3 हाफ कास्ट लड़कियां हैं जो अब कुछ बड़ी हो चुकी हैं, तो वो कागजों पर दस्तखत करके उन तीनों बच्चों को उनके गाँव से उठाने का हुक्म देता है। इसीलिए पुलिस वहाँ पर जाती है और उन तीनों बच्चों को उठा लेती है। हालांकि मॉली की माँ और उसकी नानी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सरकारी लोगों के आगे उनका कोई बस नहीं चलता और वो इन तीनों बच्चियों को ट्रेन में जानवरों की तरह पिंजरे में बंद कर देते हैं और उन्हें उनके गांव से कई 100 मील दूर ले जाते हैं। इस जगह का नाम पर्थ होता है जहां पर मिशनरी काम करती है। वहां पर वो इन बच्चों को घर के सारे काम और खेती बाड़ी सिखाते हैं ताकि वो आगे चलकर व्हाइट लोगों के घर काम कर सकें और आगे चलकर वो व्हाइट लोगों के साथ शादी कर लें, क्योंकि मिस्टर नेवल का मानना होता है कि 3 जनरेशन के बाद उनका ब्लड पूरी तरह बदल जाता है और उनके बच्चे पूरी तरह से व्हाइट बच्चों में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही वजह होती है कि वो उन बच्चों को उनकी फैमिली से छीन लेते हैं। इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन बच्चों के दिल में और उनकी फैमिली वालों के दिल में क्या गुजर रही है। अब यहाँ कैंप में पहुंचने के बाद मिस्टर नेवल मॉली की बॉडी का स्किन कलर चेक करता है। दरअसल वो लोग देखना चाहते हैं कि उसकी बॉडी की स्किन में कुछ चेंजेस हैं कि नहीं, लेकिन उसकी बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं होते। यहाँ पर जिन बच्चों की बॉडी में चेंजेस होते हैं उन्हें घर का काम नहीं सिखाया जाता, बल्कि उन्हें नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ाया जाता है ताकि आगे चलकर वो उन्हीं कम्युनिटी में शामिल हो जाएं। मॉली को अब उनके तौर तरीकों में ढलना है, इसीलिए उसे सब कुछ सिखाया जा रहा होता है। एक दिन यहाँ पर एक आदमी जो घोड़े पर बैठा होता है, जिसे यहाँ पर ट्रैकर कहा जाता है, एक लड़की को अपने साथ लेकर आता है। दरअसल ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए यहाँ से भाग गई थी। ट्रैकर का काम होता है कि जो भी बच्चा यहाँ से भाग जाए उसे पकड़कर वापस लाना। इस बच्ची को एक छोटे से कमरे के अंदर ले जाया जाता है और बहुत बुरी तरह से उसकी पिटाई की जाती है और उसकी दोनों बहनें सब कुछ देख रही होती हैं। अब यहाँ पर कुछ दिन बिताने के बाद मॉली तय करती है कि वो अपने भाई बहनों के साथ यहाँ से भाग जाएगी, क्योंकि उसका यहाँ पर बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था और साथ ही साथ उसे अपनी माँ की भी बहुत याद आ रही होती है। एक सुबह जब सब बच्चे चर्च में प्रेयर करने के लिए गए होते हैं तो मॉली यहाँ से अपनी दोनों बहनों के साथ भाग जाती है। उसे नहीं पता कि उसके घर का रास्ता कहाँ से है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर अपने घर पहुँचना चाहती है जो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है। दिन भर कैंप में किसी को पता नहीं चलता कि मॉली और उसकी 2 बहनें यहाँ पर नहीं है, लेकिन रात को सोने से पहले जब अटेंडेंस लगने आती है तो उसे पता चलता है कि आज पूरे दिन तीनों को किसी ने नहीं देखा। ये बात ट्रेकर को बताई जाती है।
ट्रैकर बच्चों को ढूंढने में बहुत शार्प होता है। वो उनके कदमों के निशान से और अलग अलग निशानों से पता लगा लेता है कि बच्चे किस तरफ गए होंगे। कदमों के निशानों से पता चल जाता है कि मॉली और उसकी बहनें किस तरफ गई हैं। इसीलिए वो अपना घोड़ा लेकर जंगल में उनका पीछा करना शुरू कर देता है। वहीं मॉली और उसकी बहन को दिखाया जाता है जो लगातार भाग रही होती हैं क्योंकि वो किसी भी तरह से इस जगह से निकलकर अपने घर पहुंचना चाहती हैं। इन तीनों को कैंप से निकले हुए आज पूरे 2 दिन हो चुके हैं और ट्रैकर भी लगातार इनका पीछा कर रहा होता है। मॉली को पता है कि ट्रैकर उनके पीछे है, इसलिए जब एक नदी आती है तो मॉली अपनी बहन का बैग मांगती है और वो उस बैग को एक झाड़ी के ऊपर रख देती है ताकि ट्रैकर को ये लगे कि वो उस तरफ गए हैं। मॉली जानबूझकर पानी के रास्ते से आगे बढ़ना शुरू कर देती है ताकि ट्रैकर को उनके पैरों के निशान ना मिले। लेकिन ट्रैकर भी बहुत शातिर होता है, वो उनकी चाल को समझ जाता है और वो मॉली और उसकी दोनों बहनों के पीछे जाना शुरू कर देता है। मॉली और उसकी बहनों को पता चल जाता है कि ट्रैकर उनके आसपास ही है। ये तीनों की तीनों झाड़ियों में छुप जाती हैं, इसलिए ट्रैकर इन तीनों को नहीं देख पाता और जब ट्रैकर वहां से निकल जाता है तो ये भी आगे का सफर शुरू कर देती हैं। ये तीनों की तीनों भूखी हैं और तभी इन्हें 2 आदमी दिखते हैं जो उन्हीं की तरह आदिवासी हैं। उनके पास शिकार होता है और वो मॉली और उसकी बहनों के कपड़े देखकर समझ जाते हैं कि ये तीनों कैंप से भागकर आई हैं। उन्होंने ट्रैकर को भी नदी के किनारे देखा होता है। वो इन तीनों को बताते हैं कि ट्रैकर बहुत स्मार्ट है, आज तक जो भी कैंप से भागा है उन सबको पकड़कर वो वापस कैंप में लाया है। वो उनसे पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। मॉली कहती है कि जिगालोंग। वो कहता है कि जिगालोंग यहाँ से कई 100 किलोमीटर दूर है और तुम्हारा रास्ता बहुत लंबा है। इसके बाद इन तीनों को खाने के लिए गोश्त का टुकड़ा और साथ ही साथ एक माचिस भी देता है। ये तीनों कई दिनों के बाद खाना खाती हैं। वही मिस्टर नेवल को पता चल चुका है कि तीनों बच्चियां कैंप से भाग चुकी हैं और ट्रैकर को एक नदी के बाद उनके निशान मिलना बंद हो गए हैं। ये बात मॉली की माँ को भी पता चल जाती है कि उसकी तीनों बच्चियां कैंप से भाग चुकी हैं। इस बात से उसे बहुत खुशी होती है क्योंकि वो चाहती है कि उनकी दोनों बेटियां और उसकी बहन की बेटी जल्द से जल्द घर पहुंच जाएं। हालांकि ये सफर बहुत लंबा है। दूसरी तरफ मॉली को दिखाया जाता है जो एक मुर्गी के कारखाने से अंडे चोरी कर रही होती है और तभी वहाँ पर घर की ओनर आ जाती है, पर वो मॉली को कुछ नहीं कहती बल्कि उसे और उसकी बहनों को खाना और कपड़े देती है। जब ये तीनों जा रही होती हैं तो वो लेडी उन्हें होशियार करती है। वो कहती है कि यहाँ के लड़कों से बचकर रहना, वो फेंस के पास रैबिट का शिकार करने जा रहे हैं। ये सुनने के बाद मॉली पूछती है कि क्या रैबिट प्रूफ फेंस। वो कहती है कि हाँ। मॉली पूछती है कि वो कहाँ पर है। व्हाइट लेडी उसे इशारा करके बताती है कि वो ईस्ट की तरफ है। अब ये तीनों बहनें फेंस की तरफ जाना शुरू कर देती हैं क्योंकि मॉली जानती है कि अगर ये तीनों फेंस के सहारे जाएंगी तो ये सीधा इनके गांव जिगालोंग पहुंच जाएंगी। जब ये तीनों फेंस तक पहुंचती हैं तो मॉली को बहुत खुशी होती है क्योंकि वो जानती है कि ये फेंस उसके घर तक जाती है जहां उनकी माँ उनका इंतजार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर नेवल को पता चलता है कि 4 दिन पहले इन बच्चों को फेंस के पास एक गाँव में देखा गया था। वो समझ जाता है कि ये फेंस के जरिए आगे बढ़ रही हैं और अपने घर तक पहुंचना चाहती हैं। वो मैप देखकर कैलकुलेट कर लेता है कि कुछ दिन के बाद तीनों बच्चियां फेंस के सहारे चलते हुए एक पॉइंट पर पहुंचेंगी, इसलिए वहां पर वो ट्रैकर को और अपने एक और आदमी को भेज देता है ताकि जब भी बच्चे वहां पर पहुंचे तो उन्हें पकड़कर वापस कैंप में ले आए। वही मॉली की सबसे छोटी बहन चलते चलते थक जाती है और बैठ जाती है क्योंकि उसके पैर छिल चुके होते हैं, लेकिन मॉली हार नहीं मानती। वो उसे अपने कंधे पर उठाकर आगे बढ़ना शुरू कर देती है। वो अपनी बहन से कहती है कि ये मत समझना कि घर तक मैं तुम्हें ऐसे ही ले जाऊंगी, कुछ देर बाद तुम्हें खुद ही चलना होगा। जब ये आगे बढ़ रही होती है तो उन्हें गोरा आदमी दिखता है जो वहाँ पर टेंट लगाकर बैठा होता है। ये एक अच्छा इंसान होता है। ये इन तीनों को खाने के लिए देता है और पूछता है कि क्या तुम वेस्ट जा रही हो। मॉली कहती है कि नहीं, हम नॉर्थ जा रहे हैं। वो आदमी बताता है कि ये फेंस जिनके सहारे तुम जा रही हो ये वेस्ट की तरफ जाते हैं। मॉली और उसकी बहन समझ जाती है कि ये गलत रास्ते पर हैं। मॉली उस आदमी से पूछती है कि क्या यहाँ पर 2 रैबिट प्रूफ फेंस हैं। वो कहता है कि 2 नहीं 3, और आगे तुम्हें नॉर्थ की तरफ जाना है तो जिस रास्ते से तुम जा रही हो ये बहुत लंबा रास्ता है। वो उन्हें एक शॉर्टकट रास्ता बताता है। वो कहता है कि अगर तुम ऐसे जाओगी तो कम से कम 100 मील का सफर कम हो जाएगा। इसके बाद ये तीनों उसी रास्ते से आगे बढ़ना शुरू करती हैं। कुछ दिन चलने के बाद इनके रास्ते में एक घर दिखाई देता है जहाँ पर एक औरत कपड़े सुखा रही होती है। यह भी हाफ कास्ट ब्लड होती है। मॉली उसे अपने पास बुलाती है। वो लेडी तीनों को देखकर पहचान जाती है क्योंकि इनकी खबर न्यूज़पेपर में छप चुकी होती है। वो कहती कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँची। मॉली कहती है कि वाह करते हुए। ये बात सुनकर वो हैरान हो जाती है। वो कहती है कि कभी मैं भी उसी कैंप में थी लेकिन भागने से डरती थी और कभी वहाँ से भाग नहीं पाई। कैंप यहाँ से 800 मील दूर है। तुम तीनों 800 मील पैदल चलकर आई हो। इतनी दूर आज तक कभी कोई नहीं पहुँच पाया। वो कहती है कि आज रात तुम मेरे साथ रुक सकती हो और कल सुबह तुम यहाँ से निकल जाना। मॉली इस बात
बात के लिए मान जाती है। जब वो रात को उसके कमरे में सो रही होती है तभी वहाँ पर एक व्हाइट मैन आता है। दरअसल इसे नहीं पता होता कि यहाँ पर तीनों बच्चे हैं। जब वो इन तीनों को देखता है तो वो वहाँ से चला जाता है। मॉली अपनी बहनों के साथ रात को यहाँ से निकलना चाहती है, लेकिन तभी वो लेडी आ जाती है जिसने इन्हें यहाँ पर रखा है। वो कहती कि तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो किसी को कुछ नहीं कहेगा। मॉली उसकी बात मान जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद इन तीनों को गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। मॉली समझ जाती है कि इन्हें पकड़ने के लिए यहाँ पर लोग आ चुके हैं, इसीलिए वो अपनी दोनों छोटी बहनों को लेकर घर के पीछे झाड़ियों में छुप जाती हैं। साथ ही साथ अपने पैरों के निशान भी मिटा देती हैं। यहाँ पर ट्रैकर और वो लोग आते हैं जो इन तीनों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अंधेरा होने की वजह से ये उनके निशानों को देख नहीं पाते। वो कहते हैं कि कल सुबह हम इन्हें ट्रैक करेंगे। अगली सुबह ट्रैकर वहाँ पर आता है और देखता है कि वहाँ पर पत्तों के घिसने के निशान है। वो समझ जाता है कि इससे मॉली ने अपने पैरों के निशान मिटाए थे, इसलिए रात को उन्हें वो निशान नहीं दिखे। लेकिन मॉली और उसकी दोनों बहनें रात को यहाँ से निकल चुकी थी, इसलिए वो अब ट्रैकर से बहुत दूर हैं। वो एक बार फिर से रैपिड प्रूफ फेंस के पास आती हैं और वो इन फेंस को फॉलो करते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रही हैं। अब नेविल जो इन तीनों लड़कियों के भागने से पूरी तरह से परेशान है, वो इंस्पेक्टर से कहता है कि इस बात को चारों तरफ फैला दो, कह दो कि ग्रेसी की माँ उसका इंतजार वेलोना में कर रही है। ग्रेसी मॉली की कजन सिस्टर है जो उन्हीं के साथ है। ये तीनों लगातार आगे बढ़ती रहती हैं और तभी इन्हें एक और आदमी मिलता है जो उन्हें खाने के लिए कुछ देता है। वो ग्रेसी को कहता है कि तुम्हारी माँ वेलोना में तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम ट्रेन से वहां तक पहुंच सकती हो। ये बात सुनने के बाद मॉली वहाँ से खड़ी हो जाती है और ग्रेसी को कहती है कि चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये झूठ बोल रहा है। ग्रेसी मॉली से कहती है कि हो सकता है कि ये सच कह रहा हो और मेरी माँ मेरा इंतजार वेलोना में कर रही हो। मॉली उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन ग्रेसी उसकी बात नहीं सुनती। मॉली अपनी बहन को कंधे पर रखकर आगे निकल जाती है और ग्रेसी वहीं उस आदमी के साथ रुक जाती है। वहीं मॉली जो अपनी बहन डेजी के साथ आगे निकल गई थी, उसे एहसास होता है कि उसे ग्रेसी को भी साथ लेना चाहिए था। वो वापस आती है और चुप के एक जगह देखती है कि ग्रेसी एक रेलवे स्टेशन पर बैठी है जहाँ से वो ट्रेन पकड़कर वेलोना जाएगी। मॉली जहाँ पर छुपी होती है वहाँ से वो ग्रेसी को सीटी बजाकर इशारा करती है। वो उसे देख लेती है। जब वो उनकी तरफ बढ़ रही होती है तभी वहाँ पर नेविल का आदमी आता है और उसके साथ वो आदमी भी होता है जिसने ग्रेसी से झूठ बोला था। दरअसल उसने कुछ पैसों की लालच में उसे ऐसा कहा था और अब एक बार फिर से ग्रासिया को पकड़ लिया गया है। मॉली और उसकी छोटी बहन डेजी ग्रासी को गाड़ी में जाते हुए देखती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत छोटी हैं। अब मॉली और उसकी छोटी बहन डेजी अपने घर की तरफ बढ़ना शुरू कर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाता है कि मिस्टर नेविल ने जहां पर अपने आदमी को रखा होता है, जहां मॉली और उसकी बहन को पहुंचना है, वहां 21 दिन के इंतजार के बाद भी वो नहीं पहुंचती क्योंकि मॉली और उसकी बहन ने शॉर्टकट रास्ता लिया था ताकि वो 100 मील का सफर अपनी जर्नी से कम कर सकें। वहां पर जो गोरा आदमी होता है वो ट्रैकर को कहता है कि अपना सामान पैक करो, अब हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे। वही मिस्टर नेविल भी अब पूरी तरह से परेशान है और वो जगालोंग गाँव जहाँ मॉली और उसकी बहन जा रही है वहाँ के इंचार्ज को एक खत लिखता है। वो कहता है कि मॉली और उसकी बहन इस मंथ के आखिर तक जगालोंग पहुंच जाएंगी और जैसे ही वो पहुंचे उन्हें दोबारा पकड़कर कैंप भेज दिया जाए। मॉली और उसकी छोटी बहन डेजी पूरी तरह से थक चुकी हैं। यहाँ पर वही सीन आता है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जहाँ दोनों बहनें प्यास से बेहोश हो जाती हैं और मॉली झील से पानी निकालकर अपनी और अपनी बहन की प्यास बुझाती है। उस झील को देखने के बाद जब मॉली में हिम्मत आती है तो वो नॉर्थ फेंस तक भी पहुंच जाती है जो उससे कुछ ही दूर होती है। वो अपनी बहन को गोद में उठाकर नॉर्थ फेंस की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है जो उसके गाँव जगालोंग जाती है, लेकिन इन्हें नहीं पता कि इनके गाँव जगालोंग में नेविल का आदमी इनका इंतजार कर रहा है ताकि वो उन्हें पकड़कर वापस उसी कैंप भेज दे। जब मॉली अपने गांव जगालोंग पहुंचने वाली होती है तो उस आदमी को पता चल जाता है कि वो आने वाली है और वो उन्हें ढूंढने जंगल की तरफ बढ़ता है, लेकिन वहां पर मॉली की माँ और नानी भी होती हैं। मॉली की माँ के हाथ में एक लकड़ी होती है जो आगे से बहुत शार्प होती है जिसे ये शिकार करते हैं। वो उस लकड़ी को लेकर उस ऑफिसर की तरफ बढ़ती है। हालांकि उसके पास गन होती है लेकिन फिर भी वो डर जाता है और वहां से चला जाता है। कुछ ही दूर जाने के बाद मॉली की माँ देखती है कि मॉली और उसकी छोटी बेटी डेसी पहुंच चुकी हैं। वो इन दोनों को देखकर बहुत खुश होती हैं। वो अपनी दोनों बच्चियों को गले लगा लेती है। मॉली कहती है कि हम ग्रासी को नहीं बचा पाए, वो उसे पकड़कर ले गए। इसके बाद मॉली की माँ और नानी जगालोंग गांव वापस नहीं लौटती क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये लौटे तो नेविल के आदमी ने दोबारा पकड़ लेंगे। इसलिए वो अपनी दोनों बच्चियों को लेकर बीहर रेगिस्तान में चली जाती हैं ताकि नेविल और उसके आदमी कभी भी उन तक ना पहुंच सकें। वहीं दूसरी तरफ नेविल को दिखाया जाता है जो अपने आदमियों से कहता है कि हमारे पास इतना फंड नहीं है कि हम मॉली और डेसी को दोबारा ढूंढ सकें, इसलिए हम इस केस को यहीं पर ही बंद करते हैं। मॉली और उसकी बहन डेसी को अपने घर तक पहुंचने के लिए लगातार 63 दिन तक चलना पड़ा क्योंकि उनका घर उस कैंप से जहां उन्हें रखा गया था वहां से 2400 किलोमीटर दूर था। इन दोनों छोटी बच्चियों ने पैदल बिना जूते चप्पलों के 2400 किलोमीटर तय किए जो अपने आप में एक ऐसी बात है जो हर किसी को हैरानी में डाल देती है। आखिर में मॉली और डेसी की असली वीडियो फुटेज दिखाई जाती है जो कि अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है। मॉली बताती है कि उन्होंने अपनी कजन सिस्टर ग्रेसी को जिसे पकड़
लिया गया था उसे फिर कभी नहीं देखा क्योंकि उसकी मौत हो चुकी थी। और वो ये भी बताते हैं कि आगे चलकर उसकी शादी हुई, उसकी 2 बेटियां हुई और नेवल के लोगों ने एक बार फिर से मॉली और उसकी बेटियों को पकड़ लिया। उन्हें उसी कैंप में ले गए पर मॉली एक बार फिर से अपनी एक बेटी को कैंप से लेकर भागने में कामयाब हो गई। वो वापस 2400 किलोमीटर का फासला तय करके अपने गाँव में पहुंची। पर शायद दुख और तकलीफ मॉली की जिंदगी का हिस्सा था, इसलिए उसकी बेटी को जिसे वो कैंप से लेकर वापस आई थी उसे एक बार फिर से पकड़कर कैंप ले जाया गया। उसके बाद से मॉली ने कभी भी अपनी बेटी को दोबारा नहीं देखा। मॉली और डेसी जो अब बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, वो कहते हैं कि हम दोबारा कभी उस जगह वापस नहीं जाने वाले। और इसी इमोशनल सीन के साथ इस मूवी का इस सच्ची कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना।